आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। करीब 11 महीने पहले समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन पर लगाई गई गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नाहिद हसन शामली कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे थे, तभी कैराना कोतवाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2021 में पुलिस ने कैराना से एसपी विधायक चौधरी नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। तभी से नाहिद हसन फरार चल रहे थे। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा कि समाजवादी पार्टी और सहयोगियों पर एफआईआर, प्रत्याशी की गिरफ्तारी और नेताओं को धमकी जैसे कायराना कृत्य दिखा रहे हैं कि बीजेपी 100% हताश है। उत्तर प्रदेश के एक भी ग्रामीण या उप शहरी क्षेत्र में बीजेपी नहीं जीत रही है और केवल एक शहर की सीट को सुरक्षित समझ रही है, पर अब की 99% शहरी वोटर भी बीजेपी के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक मोटरसाइकिल सवार चालान काटे जाने से इतना भड़क गया कि उसने पुलिस वालों को ही धमकी दे डाली। दरअसल उसने हेलमेट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों से उसे रोकना पड़ा। और इतना होते ही उसका पारा चढ़ गया, जिसके बाद उसने किसी को फौरन फोन लगाया और पुलिस वाले को धमकाने लगा। वक्त बताएगा जब सरकार आएगी। जब इसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो उसने थोड़ा और जोर लगाया। हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। पुलिस वालों से बदसलूकी का वीडियो वायरल होते ही आरोपी पर एक्शन ले लिया गया। जिले के एसपी ने बताया कि धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही आरोपी युवक ने एक वीडियो जारी कर अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांग ली। चुनाव आयोग की रोक के बावजूद लखनऊ में भीड़ जुटाना समाजवादी पार्टी को महंगा पड़ गया और चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पार्टी के दफ्तर पर नोटिस चिपका दिया। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से आए नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के दौरान वहां भीड़ जुटी थी और इसी मामले पर यह कार्रवाई की गई। और चुनाव आयोग की टीम पुलिस के साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नोटिस चिपकाने पहुंची, लेकिन समाजवादी पार्टी पर तो जैसे इस कार्रवाई का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि एक बार फिर अखिलेश यादव के स्वागत में पार्टी दफ्तर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिनसे खुद पुलिस के अधिकारी कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों का हवाला देते हुए हटने की अपील करते रहे। धारा 144 लगी हुई है, आप लोग इकट्ठा न होइए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जब पुलिस की इस अपील का भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं होता दिखा, तो आगे की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग की टीम ने भीड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन की इस सख्ती के बहाने अखिलेश यादव बीजेपी को निशाने पर लेने से नहीं चूके। प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हो, एम्बुलेंस खड़ी कर दें। हालांकि अखिलेश यादव ने कार्रवाई से बचने के लिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की। कानपुर में बीएसपी नेता की गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी रकम मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। यह मामला तब सामने आया जब कानपुर पुलिस शहर के रामादेवी चौराहे पर एक तलाशी अभियान चला रही थी। तलाशी के समय बीएसपी नेता शमसुद्दीन रानी की स्कॉर्पियो गाड़ी से 50 लाख रुपए मिले। मामला सामने आने के बाद इनकम टैक्स और अन्य टीमें जांच में जुट गई हैं। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी अपनी पहली लिस्ट में 68% सीटों पर ओबीसी, अनुसूचित जाति और महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है, जिसमें पहले चरण की 58 सीटों में से 57 सीटें, जबकि दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। और इनमें सबसे बड़ा नाम रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनके लिए लगातार अयोध्या, मथुरा या गोरखपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन बीजेपी की लिस्ट ने इन सभी अटकलों को विराम देते हुए उन्हें गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने भी आभार जताया और चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज कसा। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हालांकि जानकार बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को हाल के दिनों में अनदेखी का आरोप लगाकर बीजेपी छोड़कर गए ओबीसी नेताओं को करारा जवाब मान रहे हैं। बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। दरअसल इस्लामपुर के हनुमानगढ़ी इलाके में 2 जनवरी से ही महायज्ञ चल रहा था, जिसे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने बंद करवा दिया, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं हुए और मेले का आयोजन हुआ और इस मेले में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ने लगी। जिसके बाद जब मेले को बंद करवाने पुलिस जैसे ही पहुंची, मेले में पहुंचे लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यूपी चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित समुदाय के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है और 107 नामों की इस लिस्ट में 68% ओबीसी, अनुसूचित जाति और महिलाएं हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ी संख्या ओबीसी उम्मीदवारों की है, जिन्हें 44 विधानसभा सीटों पर टिकट दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य वर्ग की सीट पर भी दलित समुदाय के उम्मीदवार को मौका दिया है। वहीं इस लिस्ट में 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने आज बहुत कम मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की कोशिश की है, क्योंकि 107 लोगों की लिस्ट में 83 मौजूदा विधायकों में 63 को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि 20 मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरों को टिकट बीजेपी ने इस बार दिया है। यूपी चुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। लोगों को लुभाने के लिए नेता हर हद को पार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी के मिर्जापुर जिले में देखने को मिला। यहाँ प्रचार के समय संत के गीत सुनकर ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल भी मंजीरा लेकर झूमने लगे। जनसंपर्क के लिए निकले योगी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल जब एक गांव पहुंचे तो वहां पर ढोलक की थाप पर एक शख्स उन्हें मोदी पर बना गाना सुनाने लगा। गाना सुनकर ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल गाने की धुन पर मंजीरा हाथों में लिए मस्ती में बजाते रहे, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अफगानिस्तान से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पंजशीर में तालिबान ने एक संगीतकार के साथ मारपीट की, फिर उसके संगीत का साजो सामान आग के हवाले कर दिया। तालिबान के जुल्म का यह वीडियो पंजशीर प्रांत के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, जिसमें दिखा कि हथियारों से लैस कुछ तालिबान ने एक संगीतकार को घेर लिया। उसके बाद उसके सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जला दिया। इतना ही नहीं, तालिबान ने उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी गवाही उनके फटे कपड़ों ने दी। इस दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। सरेआम अपनी कमाई के जरिए को तबाह होता देख संगीतकार काफी भावुक नजर आया, तो वहीं तालिबान के लड़ाके उसका मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाते रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। अब्दुल्ला आजम ने दावा किया कि अखिलेश यादव 200% मुख्यमंत्री बनेंगे। अब्दुल्ला आजम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि वो बड़े नेता हैं और उनके आने से पार्टी को फायदा होगा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा 200%। आदेव जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं कि खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने। अच्छी बात है, बड़े नेता है, सम्मानित नेता है, जनाधार के नेता है, जमीनी नेता है, उनके आने से फायदा होगा। और वो क्यों आए? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत प्रताड़ित किया गया है, फर्जी मुकदमों में फंसा गया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में फसल के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बुजुर्ग महिला का दर्द सुनकर भावुक हो गए। वहां भारी बारिश और ओले गिरने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसका जायजा लेने शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर के बाजपन गांव पहुंचे।
इसी दौरान वहां एक बूढ़ी महिला रोते रोते अपनी फरियाद लेकर शिवराज सिंह चौहान के पास आ पहुंची। बुजुर्ग महिला को रोते देख शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो गए और उन्होंने उस महिला को गले लगाकर ढांढस बंधाया। आप बिल्कुल चिंता मत करो। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान इसी गांव के एक खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की तबाह हुई फसलों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बर्बाद हुई फसलों का मुआयना किया, बल्कि उन्होंने मुआवजे के तौर पर किसानों को चेक भी बांटे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांग्रेस की हस्तिनापुर प्रत्याशी अर्चना गौतम पर हिंदू महासभा भड़क गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि हस्तिनापुर की पावन धरती से ऐसे प्रत्याशी का उतारना संस्कृति का अपमान है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि अगर ऐसी प्रत्याशी हस्तिनापुर से जीत जाएंगी तो वो घंटाघर पर गर्दन कटवा देंगे। हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने ऐसे प्रत्याशियों को उतरवाने को कांग्रेस की ओछी हरकत बताया। कांग्रेस ने मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से अर्चना गौतम को टिकट दिया है। अर्चना गौतम पेशे से मॉडल और अभिनेत्री हैं। वो साल 2018 में मिस बिकनी इंडिया भी रह चुकी हैं। कांग्रेस के अर्चना गौतम को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनकी तस्वीरों को देखकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई है। जीत जाए तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा घंटाघर पे खड़ा होकर। अगर वो जीत गई तो अभिषेक अग्रवाल अपनी गर्दन घंटाघर पे खड़े होकर कटवाएगा। उनकी जमानत जब्त होगी, उन्हें कोई वोट नहीं देगा और उनके लिए भरसक प्रयास हिंदू महासभा करेगी। उन्हें हराने के लिए हम जब तब देवी देवताओं का अनुष्ठान भगवानों को मनाएंगे, ब्राह्मणों को जिमाएंगे और यज्ञशाला में हवन कर भगवान से यही निवेदन करेंगे कि ऐसी लेडीज को हारना पड़ेगा और इस बार कांग्रेस का जड़ से बिल्कुल यूपी से सफाया हो जाएगा। अलवर में नाबालिग लड़की के रेप के मामले में राजस्थान के कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर में तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता राज्य सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री के सरकारी बंगले का घेराव करने तक पहुंच गए। जिसकी कमान संभाली जयपुर में बीजेपी के महिला विंग ने। वहां कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर इस घटना का विरोध किया। इनके हाथ में कई बैनर और पोस्टर भी नजर आए, जिसके जरिए इन महिलाओं ने राजस्थान में महिला सुरक्षा के मामले में गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की। राजस्थान की बहनों को सुरक्षित करिए, उनको सुरक्षा प्रदान करिए। गहलोत सरकार को धिक्कार है। इस पर अलवर से बीजेपी सांसद बालकनाथ ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार इसे जानबूझकर हादसा साबित करने में जुटी है। बचने के लिए सरकार इसको एक्सीडेंटल बना रही है। मैं मांग उठाता हूं कि इसमें सरकार को ये जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। इस घटना का विरोध जताने के लिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के दरवाजे तक भी पहुंच गए, जहां उन्होंने पीड़िता को न्याय देने की गुहार लगाई। मंत्री के घर के बाहर जुटे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक वहां राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की मांग की। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब अलवर में प्रदर्शन कर रही छात्राओं को धमकाते हुए वहां के कलेक्टर का एक वीडियो वायरल हो गया। छात्राओं ने आरोप ये लगाया कि वो पीड़ित लड़की के लिए न्याय की मांग करने जब कलेक्टर के दफ्तर पहुंची तो कलेक्टर उन पर भड़क गए और उनसे इनके घर वालों के नंबर रजिस्टर में नोट करवाने लगे। छात्राओं ने दावा किया है कि कलेक्टर ने उन्हें धमकाते हुए इन मामलों से दूर रहने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ नाबालिग का इलाज कर रहे जेके लोन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। एक्सपर्ट पैनल में 4 डॉक्टर थे, उन्होंने मिलकर रिपोर्ट दे दी। बताया गया है कि इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीड़िता के परिवार वालों से बात करके मदद का भरोसा दिया। बड़ी खबर, विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने ये बड़ा फैसला साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में 1-2 से हार के बाद लिया। कप्तानी छोड़ने की जानकारी कोहली ने ट्वीट करके दी। कोहली के इस फैसले का बीसीसीआई ने भी स्वागत किया और ट्वीट कर विराट को बतौर टेस्ट कप्तान उनके सफर के लिए बधाई दी। विराट कोहली पहले ही T20 वनडे की कप्तानी छोड़ चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। भारत की हार के बाद बीसीसीआई ने उन्हें वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया था और अब विराट ने टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपने ट्वीट में लिखा कि विराट के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने सभी फॉर्मेट में तेजी से प्रगति की। उनका निर्णय व्यक्तिगत है और बीसीसीआई उनके फैसले का सम्मान करता है। टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उनका योगदान अहम रहने वाला है। विराट एक महान खिलाड़ी हैं। बहुत बढ़िया विराट।
सहवाग ने विराट को कप्तानी के बेहतरीन करियर के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा, बतौर टेस्ट कप्तान शानदार करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं विराट कोहली। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। कोहली न सिर्फ भारतीय टेस्ट टीम के सफल कप्तान हैं, बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने के बाद राजीव शुक्ला ने भी ट्वीट किया। राजीव शुक्ला ने अपने ट्वीट में लिखा कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट कप्तानी से संन्यास का ऐलान किया है और हम उनके इस निर्णय का सम्मान करते हैं। बीसीसीआई उनके योगदान की बहुत सराहना करता है और मुझे लगता है कि खिलाड़ी के तौर में वो अपना योगदान टीम इंडिया को देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां नशे में धुत महिला दारोगा के पति ने बाजार में लोगों पर कार चढ़ा दी, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। के सीसीटीवी वीडियो में आरोपी शख्स की कार जैम में फंसी दिखाई दी। इसके बाद उसने अचानक से कार की रफ्तार बढ़ाई, जिसकी वजह से सामने की तरफ मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार घिसटता चला गया। जैसे ही यह हादसा हुआ, लोगों ने उसकी कार को घेरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। ये दिखाइए, नंबर दिखाइए। लोगों ने उस आदमी को बाहर निकलने की हिदायत दी और कार पर पुलिस का स्टिकर देखते ही लोग और भड़क गए, जिसके बाद नौबत हाथापाई तक आ गई। इसमें जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। हंगामा होते ही मौके पर मौजूद पुलिस वाले उसे अपने साथ थाने ले गए। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि आदमी नशे में नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में उससे ये हादसा हुआ। पंजाब में कांग्रेस ने 117 में से 86 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिस पर घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि मोगा सीट से टिकट कटने की जानकारी मिलते ही वहां से मौजूदा विधायक हरजोत कमल ने पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने मोगा सीट से एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी ओर से बगावत रोकने की पूरी कोशिश की और यही वजह रही कि लिस्ट में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे लोगों को जगह इस लिस्ट में दी गई। वहीं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ अपनी परंपरागत चमकौर साहिब सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। पहले उनकी 2 जगहों से चुनाव लड़ने की अटकलें थी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से ताल ठोकेंगे। इस लिस्ट में ड्रग्स तस्करी के एक मामले में जेल में बंद सुखपाल सिंह खैरा और अपने गानों में हथियारों का प्रदर्शन कर विवादों में रहे पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के नामों पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का चेहरा लोगों के सामने नंगा हुआ है कि उन्होंने क्रिमिनल जो है लोग हैं, जिनकी बैकग्राउंड क्रिमिनल है, उनको टिकट दी है। राजधानी दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा के लिए अब सीसीटीवी कैमरों से लैस पुलिस की गाड़ियों को मोर्चे पर उतारा गया। 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है। यही वजह है कि अब पुलिस ने सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए पीसीआर वैन को सीसीटीवी कैमरे से लैस करके सड़कों पर उतार दिया, ताकि राजधानी में होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास करीब 150 ऐसी गाड़ियां हैं जो आधुनिक कैमरों से लैस है, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक आने वाले वक्त में इन गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 1,500 तक की जाएगी, ताकि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। इस मामले पर खुद अखिलेश यादव ने सफाई दी और दावा किया कि भीम आर्मी को 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बात की थी ये मैं नहीं जान सकता। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पहले चरण के चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पहले चरण की इस लिस्ट में 58 में से 53 प्रत्याशियों के नाम हैं और बाकी 5 उम्मीदवारों की घोषणा 3 दिन बाद होने की बात कही गई। इसके साथ ही मायावती ने साफ कर दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का किसी दूसरी पार्टी से समझौता नहीं है। हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है। लखनऊ में एक दिन पहले हुए समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ जुटने के मामले में गौतमपल्ली के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने वहां के एसीपी और एसडीएम से जवाब मांगा।
स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत पीएम मोदी ने नए उद्यमियों से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप कारोबारियों से गांव की तरफ बढ़ने की अपील की। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के पहले फेज का काम पूरा हो गया है और दिसंबर 2023 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 23 तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। मानकर यही चल रहे हैं कि हो जाएगा। अमेरिका के पिसेक से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक केमिकल प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद प्लांट में कई तेज धमाके हुए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लेकिन ये आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल पाया और आग ने देखते ही देखते पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। उसको देखकर ऐसा लगा मानो सब जलाकर राख कर देगी। कुछ ही देर में प्लांट से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। वहां से उठ रहा काला धुआं कुछ ही वक्त में पूरे इलाके में फैल गया। आग बुझाने के लिए दमकल की टीम को बुलाया गया, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि उसे बुझाना आसान नहीं था। लेकिन घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली समेत कई राज्यों को आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि 26 जनवरी के पहले आतंकी संगठन भीड़भाड़ वाली जगहों और बाजारों को निशाना बना सकते हैं और इनके पीछे लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के होने की आशंका भी जताई गई थी। अलर्ट उस वक्त सही साबित हुआ जब दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी से एक लवारिस बैग में बम बरामद हुआ, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। धमाका करने के लिए विस्फोटक के तौर पर आरडीएक्स अमोनियम नाइट्रेट के साथ बम में टाइमर भी लगाया गया था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह साजिश सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से भी रची जा सकती है। इसके अलावा इस घटना को पंजाब से भी जोड़कर देखा जा रहा है और यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं चुनावों से पहले ऐसी घटना को अंजाम देकर सुरक्षा एजेंसियों को भटकाया तो नहीं जा रहा। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में कोविड के दौरान लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाली नर्सों के लिए कैंडल जलाने की कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा होकर लोगों ने नम आंखों से नर्सों को श्रद्धांजलि दी, जिसकी तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। लोग हाथों में कैंडल लेकर खड़े दिखे और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते दिखाई दिए। इस दौरान कई बुजुर्ग भी वहां दिखाई दिए। लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर पकड़े हुए थे। बताया गया कि इस दौरान वहां पर करीब 481 कैंडल लगाई गई थी। बिहार में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत की आशंका जताई गई। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौत के आरोपों पर सियासत गर्मा गई, जिसका एक मामला नालंदा से सामने आया। वहां जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की मौत की आशंका जताई गई और आरजेडी ने सीएम के जिले में हुई इस घटना के लिए राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई और कितने लोगों की जान ये सरकार लेगी। वहीं बीजेपी ने भी इस घटना के बहाने शराबबंदी पर फिर से विचार करने की नसीहत दे डाली। शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मामले की गंभीरता से जांच करवाने का भरोसा दिया। इस तरह की घटना हुई है तो उसको सख्ती से हम सब निपटाते भी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख को 6 दिन के लिए आगे बढ़ाने की मांग की। पंजाब की 117 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्कूटर से जा रही एक लड़की की पतंग के मांझे से मौत हो गई। पुल से गुजरते समय चीन का बना ये मांझा उसके गले में उलझ गया था। ट्रेस आउट किया जा रहा है कि जो चाइनीज डोर थी वो किसके द्वारा ये पतंग उड़ाई जा रही थी। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना और एनसीपी के बीच गठबंधन हो गया। हालांकि पहले इनकी कोशिश थी कि महाराष्ट्र की तर्ज पर इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो, लेकिन शिवसेना का दावा है कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। गोवा में हमने हाथ आगे किया था उनके लिए कि आप हमारे साथ आइए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय सेना ने अपनी नई यूनिफॉर्म को सबके सामने पेश किया। सेना दिवस पर दिल्ली कैंट में परेड ग्राउंड पर पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो इसी नई यूनिफॉर्म में दिखाई दिए। इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें सेना के जवान मार्च करते दिखाई दिए।
उत्तर प्रदेश के हाथरस की सादाबाद सीट से विधायक और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए। एक दिन पहले उन्होंने बीएसपी से इस्तीफा दिया था। रामवीर 2019 से पार्टी से निलंबित थे। गुजरात के वलसाड़ में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। वहां अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के गुजरने से पहले किसी ने ट्रैक पर सीमेंट का पिलर रख दिया था, जिससे ट्रेन का इंजन टकरा गया और वो पिलर गिर गया। आरोप है कि इस पिलर के जरिए राजधानी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। मिसक्रिएंट्स डिरेलमेंट करने के अटेम्प्ट से वो बीच में ट्रैक के पीछे डाला था। भोपाल में जवाहर नवोदय विद्यालय के 24 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद 500 से ज्यादा बच्चों के हॉस्टल खाली करा लिए गए। ताज्जुब की बात यह है कि उनमें एक भी बच्चे में कोई लक्षण नहीं थे। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया। महिला अपने एक परिजन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ और ये घटना वहां पास के एक सीसीटीवी में कैद हो गई। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि एक तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल सवार साइड में जा गिरा, लेकिन बाइक पर पीछे बैठी महिला कार के सामने आ गई और तेज रफ्तार कार महिला को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। महिला वहीं पड़ी तड़पती रही। तब उसके साथ मौजूद लड़का भाग कर आया और महिला को उठाने लगा, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। बताया गया कि पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में सरकार के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। माली में 2020 में सेना ने तख्ता पलट किया था, जिसके बाद से वहां पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों के समूह ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन जब ये सख्ती और बढ़ाई गई तो वहां के लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और वो लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए राजधानी बमाको की सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जहां हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल दिखे। हाथों में बड़े बड़े बैनर और झंडे लेकर पहुंचे लोगों ने माली पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाकर उनको राहत देने की मांग की। इस प्रदर्शन में वहां के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जो लोगों के बीच से होकर स्टेज तक पहुंचे। उन्होंने अपने देश पर लगाई गई इन पाबंदियों को गैर कानूनी और अवैध बताया। माली पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों के समूह के प्रतिबंध की मार झेल रहा है, जिनकी वजह से वहां के लोग कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने एक बार फिर साफ और कड़े शब्दों में चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती कोई ना करे। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। असम के नौगांव में नेशनल हाईवे पर जैम लगा दिया गया और इस जैम को देख मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का गुस्सा भड़क गया। वो एक सड़क की आधारशिला रखने वहां पहुंचे थे और कार्यक्रम से लौटते वक्त हाईवे पर लगे जैम से गुस्सा होकर वो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि उनके कार्यक्रम की वजह से ही ट्रैफिक को रोका गया है, तो वो वहां मौजूद अधिकारियों पर भड़क गए और उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई, क्योंकि सीएम ने बताया है कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि उनके दौरे की वजह से लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और ट्रैफिक को ना रोका जाए। इसके बावजूद वहां ट्रैफिक रोका गया, जिसकी वजह से लगे जैम में कई एम्बुलेंस भी फंसी रही, जिसके बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि इस तरह का वीआईपी कल्चर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने लोगों की परेशानी का हवाला देते हुए तुरंत ट्रैफिक खोलने का आदेश दिया। अरे डीसी साहब, ये क्या नाटक है? क्यों कोई राजा महाराज आ रहा है क्या? ऐसा मत करो आगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव टाल दिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 26 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव टाल दिए। अब ये चुनाव 12 फरवरी को होंगे। एक दिन पहले कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इन्हें टालने पर विचार करने को कहा था। सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची और वहां की आरती में शामिल हुई।
हरियाणा के फतेहाबाद में दवाइयों की एक दुकान में लूटपाट की घटना से नाराज दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन हालात तब और बेकाबू हो गए जब प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सड़कों से गुजर रहे लोगों को ही निशाने पर ले लिया, जिससे हंगामा शांत होने के बजाय और तेज हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां से गुजर रही एक कार को रोक लिया, जिसके बाद कार में सवार लड़कों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, दोनों लड़के अपनी गाड़ी पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। हालात काबू से बाहर होते देख कुछ पुलिस वाले घटना वाली जगह पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे लड़कों को शांत कराने में जुट गए, लेकिन उन लड़कों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। मेरी माता एमरजेंसी 2 गड्डियां लेके पहले टप गई, ठीक है, तीसरी गड्डी मैं लेके टपया, ठीक है, रोक के मैंने शीशा फोड़ता, गड्डी फोड़। इस प्रदर्शन की वजह से वहां काफी देर तक जाम लगा रहा। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला शांत हो गया और ट्रैफिक को फिर से बहाल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी गोरखपुर में सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर की सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने गोरखपुर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आज शाम 5 बजे बीजेपी उत्तराखंड के कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। हरिद्वार में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 47 लाख की पुरानी करेंसी के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार में महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नरसिम्हानंद वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में अनशन पर बैठे थे। नरसिम्हानंद धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से वीकेंड कर्फ्यू का नियम लागू है, जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सख्ती देखने को मिल रही है और इस वीकेंड कर्फ्यू की वजह से दिल्ली के लगभग सभी इलाके वीरान नजर आए, जिनमें लोगों से खचाखच भरे रहने वाला चांदनी चौक भी शामिल था। वहां तो दुकानों पर बड़े बड़े ताले लटके नजर आए। इसके साथ ही कैनॉट प्लेस के इनर और आउटर सर्किल से भी लोग नदारद दिखे। हालांकि वहां जरूरी सेवाएं मुहैया कराने के लिए लोग पूरी ताकत से जुटे रहे, जिनमें लोगों के घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का काम भी शामिल था। वहीं सरोजनी नगर मार्केट में तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान नजर नहीं आया। पूरे मार्केट में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सबके घरों में गैस पहुंचा रहे हैं और एसेंशियल सर्विस का पालन कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पाबंदियां लगाई गई थी। हालांकि शनिवार को संक्रमितों की तादाद में कमी आई, लेकिन इसके पीछे की वजह कोरोना टेस्ट में हुई कमी को बताया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हालात काबू में होने का दावा किया। पीक तो आ चुकी है, अब ढलान कब स्टार्ट होता है लग भी रहा है। देखो कल भी कम थे, कल से आज 400 कम है, तो लग रहा है थोड़ा डाउन जा रहा है। और कोरोना के इन आंकड़ों में आई कमी के पीछे की सबसे बड़ी वजह दिल्ली में लागू पाबंदियों को बताया गया, जिसकी एक तस्वीर आई गाजीपुर बॉर्डर से। वहां दिल्ली में दाखिल होने वाले लोगों को पुलिस की चेकिंग का सामना करना पड़ा। पुलिस वालों ने लोगों की गाड़ियों की अच्छी तरह से तलाशी ली। ऐसा ही अभियान दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में भी चलाया गया, जहां आधी रात में भी पुलिस की टीम मुस्तैदी से अपने काम में जुटी नजर आई। बिहार के नालंदा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कोरोना नियमों का हवाला देकर 2 जनवरी से चल रहे एक महायज्ञ को बंद करवाने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस वालों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा, क्योंकि महायज्ञ में शामिल लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। वहां हनुमानगढ़ इलाके में 2 जनवरी से ये महायज्ञ चल रहा था, जिसमें रोक के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसकी जानकारी मिलते ही जब पुलिस वाले कोरोना निर्देशों का पालन करवाने पहुंचे तो भीड़ उग्र हो गई और उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिस वक्त ये बवाल हुआ वहां बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी नजर आए, जो पत्थरबाजी से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखे। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पुलिस वालों को संभलने का मौका नहीं मिला और इस पथराव में 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोगों ने एक आदमी की पीट कर हत्या कर दी। बताया यह गया है कि खेत में गाय घुसने को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ और फिर बात मारपीट तक जा पहुंची, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें एक आदमी दूसरे पर लाठियों से दनादन वार करता दिखाई दिया। लाठियों के हमले से वो आदमी बेहोश हो गया, लेकिन आरोपियों ने उसे पीटना जारी रखा। काफी देर तक लाठियां भांजने के बाद वो लोग उसे मरने की हालत में छोड़ वहां से भाग गए।
इसके बाद जानकारी मिलने पर घायल को उसके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। साथ ही वीडियो में दिख रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा बाकी 2 लोगों की तलाश जारी बताई गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मथुरा रेलवे स्टेशन के पास मौजूद रेलवे के एक माल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। मगर दमकल कर्मियों के लिए यह काम इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि आग ने गोदाम को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। लिहाजा गोदाम की दीवार तोड़ने के लिए वहां एक खुदाई करने वाली मशीन मंगाई गई, जिसकी मदद से पहले गोदाम की दीवार को तोड़ा गया, तब जाकर पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया। मगर इस आग में गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। चुनाव आयोग ने रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 1 हफ्ते और बढ़ा दिया है, यानी अब 22 जनवरी तक ये पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि राजनीतिक दलों को इंडोर सभाओं के लिए शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई। ये फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया। अब 23 जनवरी से ही गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल कर लिया है। इससे पहले 24 जनवरी से इस समारोह की शुरुआत होती थी। नॉर्थ गोवा में आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, जिसके तहत पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार रामाराव के लिए वोट मांगे। जनता का बहुत जबरदस्त समर्थन है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि सपा दलित हितैषी पार्टी है, ओबीसी की हितैषी पार्टी है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया गया, जिसके बाद पुलिस के जवान श्रीनगर में बाजारों में दुकानों को बंद करवाते नजर आए। सैटरडे और संडे को दुकानें बंद रहेंगी, कारोबारी इदारे बंद रहेंगे, ट्रैफिक की मूवमेंट बंद रहेगी और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर समेत राज्य के 20 जिलों में कोरोना की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जिनमें अनंतनाग भी शामिल है। वहाँ पिछले 15 दिनों में कोरोना केस में आए उछाल के बाद प्रशासन सख्त नजर आया। हालांकि अधिकारियों ने हालात के जल्द सामान्य होने का भरोसा भी दिया। नेक्स्ट 45 डेज चैलेंज मान के चलेंगे तो डेफिनेटली हम इसको ओवरकम कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बीते 6 दिनों में हुई भीषण बर्फबारी से हालात बिगड़ गए, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई और कई अहम रास्ते भी बंद हो गए, जिन्हें खोलने के काम में राहत टीमों को लगा दिया गया। लेकिन सड़कों पर जमी बर्फ के सख्त हो जाने से राहत टीमों को भी परेशानी पेश आ रही है। शिमला के कई इलाकों में तो 4-5 फीट तक बर्फ जमा हो गई, जबकि कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ जाने से पीने के पानी का संकट तक खड़ा हो गया। शीशे की तरह हो गई है, उसको हम लोग रास्ता बना रहे हैं तोड़ तोड़ के बिल्चे और पंजी से, और काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर राज्य के दूसरे हिस्सों से भी सामने आई। चंबा में हर ओर बर्फ ही बर्फ दिखी। पेड़, मकान और सड़कें सब पर बर्फ का कब्जा हो गया। बर्फ की बोझ से कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए, जिनकी वजह से रास्ते बंद हो गए और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां रास्ते में फंस गई, जबकि कुछ लोग अपनी गाड़ियों को धक्का देकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते दिखे। सबसे ज्यादा असर बिजली सप्लाई पर पड़ा, क्योंकि जगह जगह तार और खंभे गिर गए, जिन्हें ठीक करने का काम तेज कर दिया गया। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां रेत से भरा ट्रक ऑटो रिक्शा पर पलट गया, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से रिक्शा ड्राइवर को बाहर निकाला गया। इस हादसे में रिक्शा ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया। ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे में ऑटो रिक्शा बुरी तरीके से तहस नहस हो गया, जबकि हादसे की चपेट में आने से कई बाइक भी टूट फूट गए। करीब 11 महीने पहले समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन पर लगाई गई गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को जेल भेजा गया। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नाहिद हसन शामली कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे थे, तभी कैराना कोतवाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2021 में पुलिस ने कैराना से एसपी विधायक चौधरी नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। तभी से नाहिद हसन फरार चल रहे थे।
नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा कि समाजवादी पार्टी और सहयोगियों पर एफआईआर, प्रत्याशी की गिरफ्तारी और नेताओं को धमकी जैसे कायराना कृत्य दिखा रहे हैं कि बीजेपी 100% हताश है। उत्तर प्रदेश के एक भी ग्रामीण या उप शहरी क्षेत्र में बीजेपी नहीं जीत रही है और केवल एक शहर की सीट को सुरक्षित समझ रही है, पर अब की 99% शहरी वोटर भी बीजेपी के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक मोटरसाइकिल सवार चालान काटे जाने से इतना भड़क गया कि उसने पुलिस वालों को ही धमकी दे डाली। दरअसल उसने हेलमेट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों से उसे रोकना पड़ा और इतना होते ही उसका पारा चढ़ गया, जिसके बाद उसने किसी को फौरन फोन लगाया और पुलिस वाले को धमकाने लगा। वक्त बताएगा जब सरकार आएगी। जब इसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो उसने थोड़ा और जोर लगाया। हम ही ना रहने के, आप भी ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। पुलिस वालों से बदसलूकी का वीडियो वायरल होते ही आरोपी पर एक्शन ले लिया गया। जिले के एसपी ने बताया कि धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही आरोपी युवक ने एक वीडियो जारी कर अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांग ली। चुनाव आयोग की रोक के बावजूद लखनऊ में भीड़ जुटाना समाजवादी पार्टी को महंगा पड़ गया और चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पार्टी के दफ्तर पर नोटिस चिपका दिया। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से आए नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के दौरान वहां भीड़ जुटी थी और इसी मामले पर यह कार्रवाई की गई। और चुनाव आयोग की टीम पुलिस के साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नोटिस चिपकाने पहुंची, लेकिन समाजवादी पार्टी पर तो जैसे इस कार्रवाई का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि एक बार फिर अखिलेश यादव के स्वागत में पार्टी दफ्तर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिनसे खुद पुलिस के अधिकारी कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों का हवाला देते हुए हटने की अपील करते रहे। धारा 144 लगी हुई है, आप लोग इकट्ठा न होइए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जब पुलिस की इस अपील का भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं होता दिखा, तो आगे की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग की टीम ने भीड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन की इस सख्ती के बहाने अखिलेश यादव बीजेपी को निशाने पर लेने से नहीं चूके। प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हो, एम्बुलेंस खड़ी कर दें। हालांकि अखिलेश यादव ने कार्रवाई से बचने के लिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की। कानपुर में बीएसपी नेता की गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी रकम मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ये मामला तब सामने आया जब कानपुर पुलिस शहर के रामादेवी चौराहे पर एक तलाशी अभियान चला रही थी। तलाशी के समय बीएसपी नेता शमसुद्दीन रानी की स्कॉर्पियो गाड़ी से 50 लाख रुपए मिले। मामला सामने आने के बाद इनकम टैक्स और अन्य टीमें जांच में जुट गई हैं। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी अपनी पहली लिस्ट में 68% सीटों पर ओबीसी, अनुसूचित जाति और महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है, जिसमें पहले चरण की 58 सीटों में से 57 सीटें, जबकि दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। और इनमें सबसे बड़ा नाम रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनके लिए लगातार अयोध्या, मथुरा या गोरखपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन बीजेपी की लिस्ट ने इन सभी अटकलों को विराम देते हुए उन्हें गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने भी आभार जताया और चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज कसा। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हालांकि जानकार बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को हाल के दिनों में अनदेखी का आरोप लगाकर बीजेपी छोड़कर गए ओबीसी नेताओं को करारा जवाब मान रहे हैं। बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने पहुंची पुलिस पर लोगों के पथराव कर दिया। दरअसल इस्लामपुर के हनुमानगढ़ी इलाके में 2 जनवरी से ही महायज्ञ चल रहा था, जिसे कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस ने बंद करवा दिया। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं हुए और मेले का आयोजन हुआ और इस मेले में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ने लगी, जिसके बाद जब मेले को बंद करवाने पुलिस जैसे ही पहुंची
मेले में पहुंचे लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यूपी चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित समुदाय के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है और 107 नामों की इस लिस्ट में 68% ओबीसी, अनुसूचित जाति और महिलाएं हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ी संख्या ओबीसी उम्मीदवारों की है, जिन्हें 44 विधानसभा सीटों पर टिकट दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य वर्ग की सीट पर भी दलित समुदाय के उम्मीदवार को मौका दिया है। वहीं इस लिस्ट में 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने आज बहुत कम मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की कोशिश की है, क्योंकि 107 लोगों की लिस्ट में 83 मौजूदा विधायकों में 63 को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि 20 मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरों को टिकट बीजेपी ने इस बार दिया है। यूपी चुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। लोगों को लुभाने के लिए नेता हर हद को पार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी के मिर्जापुर जिले में देखने को मिला। यहां प्रचार के समय संत के गीत सुनकर ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल भी मंजीरा लेकर झूमने लगे। जनसंपर्क के लिए निकले योगी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल जब एक गांव पहुंचे तो वहां पर ढोलक की थाप पर एक शख्स उन्हें मोदी पर बना गाना सुनाने लगा। गाना सुनकर ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल गाने की धुन पर मंजीरा हाथों में लिए मस्ती में बजाते रहे, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अफगानिस्तान से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पंजशीर में तालिबान ने एक संगीतकार के साथ मारपीट की, फिर उसके संगीत का साजो सामान आग के हवाले कर दिया। तालिबान के जुल्म का ये वीडियो पंजशीर प्रांत के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, जिसमें दिखा कि हथियारों से लैस कुछ तालिबान ने एक संगीतकार को घेर लिया। उसके बाद उसके सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जला दिया। इतना ही नहीं, तालिबान ने उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी गवाही उनके फटे कपड़ों ने दी। इस दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। सरेआम अपनी कमाई के जरिए को तबाह होता देख संगीतकार काफी भावुक नजर आया, तो वहीं तालिबान के लड़ाके उसका मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाते रहे।